तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। और आज के इस कॉन्सेप्ट टॉक में बेसिकली हम बात करने वाले हैं प्रोटीन डेटा बैंक के बारे में। हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, मेरा नाम है अवतार किशन एंड आई एम अ बायोइन्फॉर्मेटिशियन। तो कोशिश करूँगा प्रोटीन डेटा बैंक के सारे कॉन्सेप्ट को कवर करने की। और वीडियो का एक्सप्लेनेशन प्योरली हिंदी में होने वाला है, तो खास करके उन यूजर्स को बेनिफिट करेगा जो कि इस कॉन्सेप्ट टॉक को, प्रोटीन डेटा बैंक को खास करके हिंदी में समझना चाहते हैं। और अगर या आप बायोलॉजिस्ट हैं या आप बायोइन्फॉर्मेटिशियन हैं, तो दोनों ही केस में आपका कभी ना कभी सामना प्रोटीन डेटा बैंक से जरूर हुआ होगा, पीडीबी से, या जनरली आप कभी प्रोटियोमिक्स की फील्ड में काम कर रहे हो तो भी आप पीडीबी से अक्सर आमने सामने आए जरूर होंगे। पीडीबी को किस तरीके से यूज किया है, मतलब पीडीबी को यूज आपने किया होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा प्रोटीन डेटा बैंक किस तरीके से काम करता है, किस तरीके की एक आर्काइव है, इसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में, और एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, और एक जनरल किसी भी बायोलॉजी के बच्चे को पता होना चाहिए प्रोटीन डेटा बैंक के बारे में। अगर आप जागरूक हैं, थोड़े से भी बायोलॉजिस्ट हैं और आप लैब में काम करते हैं, तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत शानदार होने वाला है और बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, हम धीरे धीरे चलेंगे चीज़ों पे, लेकिन चीज़ों को विस्तार से समझेंगे एक एक करके, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं किसकी? पीडीबी की। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हेडिंग पीडीबी, ठीक है? पीडीबी की फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगी आप लोगों को, क्या है? प्रोटीन डेटा बैंक। तो प्रोटीन डेटा बैंक एक तरीके से ये क्या है? बैंक है। किसका? प्रोटीन का, ठीक है? अगर मोटे तौर पे मतलब समझे तो ये एक ऐसा बैंक है पीडीबी जहां पे क्या है, हमारे प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स स्टोर हैं, ठीक है? आ रही है बात समझ में? अब स्टार्ट करते हैं बेसिकली जो मेन काम की चीज है। पीडीबी को हम असली जो सही तरीके से अगर बोले, इसको प्रोनाउंस करें, तो इसका सही नाम ये होगा आरसीएसबी पीडीबी, ठीक है? आरसीएसबी पीडीबी का सही मतलब, तो पीडीबी का सही मतलब तो ये है कि इसको सही तरीके से अगर प्रोनाउंस करें तो ये, इसको क्या बोलेंगे? आरसीएसबी पीडीबी, जिसकी फुल फॉर्म अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं तो आरसीएसबी का मतलब तो हो जाएगा अपना क्या? फॉर रिसर्च कोलैबोरेटरी फॉर स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स, और पीडीबी का प्रोटीन डेटा बैंक। आ रही बात समझ में? तो आर से रिसर्च कोलैबोरेटरी फॉर स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स, स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है? तो आर से रिसर्च, सी से कोलैबोरेटरी, और एस से स्ट्रक्चरल, और बी से बायोइन्फॉर्मेटिक्स। और पीडीबी की फुल फॉर्म हमें पता ही है, प्रोटीन डेटा बैंक। प्रोटीन डेटा बैंक। तो पीडीबी का सही नाम क्या है? आरसीएसबी पीडीबी, ठीक है? अब दूसरी चीज ये आती है कि हमें अगर पीडीबी तक पहुंचना है तो कहां से पहुंचे? तो पीडीबी तक अगर आपको पहुंचना है तो पीडीबी एक क्या है? सर्वर है, ऑनलाइन सर्वर है। क्या है? ऑनलाइन सर्वर। अगर यहां तक आपको पहुंचना है तो आपको वेब एड्रेस डालना पड़ेगा वेब ब्राउजर में। वेब एड्रेस, या तो इसे सिंपली आप क्या कह सकते हो? यूआरएल, वेब यूआरएल। तो इसका एड्रेस क्या है? www.rcsp.org,
org, इसको मैं डबल कोड में ले लेता हूँ क्योंकि ये जो वेब एड्रेस है www.rcsb.org, ये क्या है, प्रोटीन डेटा बैंक का होम पेज। अगर आप इस वेबसाइट को एंटर करोगे तो आप प्रोटीन डेटा बैंक की वेबसाइट पे एंटर कर जाएंगे। तो RCSB का मतलब क्या है, रिसर्च कोलैबोरेटरी फॉर स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स। इतनी बात समझ में आई। पीडीबी एक पहली रिपोजिटरी बनाई गई है वर्ल्ड की जो कि बायोलॉजी और मेडिसिन के अंदर, दोनों के अंदर बहुत काम की चीज है। किसमें, बायोलॉजी और मेडिसिन में, ठीक है। तो अगर इसको सही तरीके से समझे तो इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं पूरी स्टेटमेंट, फर्स्ट ओपन एक्सेस सर्वर था ये, फर्स्ट ओपन एक्सेस डिजिटल डेटा रिसोर्स, या तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, इसको बोल सकते हैं लीडिंग रिसोर्स पे रहा है ये, लीडिंग रिसोर्स फॉर ऑल बायोलॉजी एंड मेडिसिन। तो ये फर्स्ट, सबसे पहला दुनिया का डिजिटल डेटा रिसोर्स है जो कि जनता के लिए बनाया गया है। कौन कौन इसे एक्सेस कर सकता है, साइंटिस्ट, ठीक है, रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स, कोई भी आम नागरिक या रिसर्चर हो, साइंटिस्ट हो, या तो कोई स्टूडेंट हो, या कोई ऐसा बंदा हो जो अवेयर हो, थोड़ा प्रोटियोमिक्स की जानकारी लेना चाहता हो, प्रोटीन्स के बारे में थोड़ा अवेयर हो, तो वो सभी क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। प्रोटीन डेटा बैंक इन सभी लोगों के लिए बनाया गया है, मतलब जितने भी लोग यूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और ये पहला डिजिटल डेटा रिसोर्स, एक प्लेटफॉर्म है, लीडिंग रिसोर्स, जो कि प्रोटीन्स के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। जनरली उनके स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूँ, वो भी इस पॉइंट पे भी अभी आएंगे हम। जितने भी बायोलॉजी के अंदर स्ट्रक्चर्स है, जनरली मेडिसिन के अंदर जनरली हमारे एंजाइम्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं और प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं, उन सब के लिए पहला डिजिटल डेटा रिसोर्स है दुनिया का, ठीक है, जो कि इतने लार्ज स्केल पे डेटा हमें प्रोवाइड करता है। अब ये समझते हैं कि इस पे डेटा किस टाइप का प्रोवाइड है, मतलब किस टाइप का डेटा इस पे अवेलेबल है पीडीबी पे, ठीक है। तो पीडीबी पे क्या है, हमारा 3D स्ट्रक्चर्स है। क्या है हमारे 3D स्ट्रक्चर्स, ठीक है। कौन से, लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स, लार्ज मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो पीडीबी पे क्या है, हमारे टोटल 3D स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। पीडीबी एक ऐसा डेटाबेस है जिस डेटाबेस पे आप खाली 3D स्ट्रक्चर्स पे एक्सेस ले सकते हैं। 3D स्ट्रक्चर मतलब लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स, या तो सिंपली बोले तो लार्ज बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स, बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। अब कौन से मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं ह्यूमंस के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, 3 ही होते हैं ना। सबसे पहला क्या होता है, प्रोटीन, प्रोटीन्स। दूसरा क्या होता है, डीएनए, और तीसरा आरएनए, है ना। ये क्या होते हैं, सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, ठीक है। मतलब
जो पीडीबी है, प्रोटीन डेटा बैंक है, इसमें आपको प्रोटीन्स, डीएनए और आरएनए से रिलेटेड जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इन तीन के ही स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, आपको कार्बोहाइड्रेट के भी मिल जाएंगे, ठीक है, लिपिड्स के भी मिल जाएंगे आपको, और भी मिल जाएंगे कई सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के, ठीक है। लेकिन जो स्पेसिफिक है ना प्रोटीन डेटा बैंक, वो किन के लिए है? प्रोटीन्स के लिए, डीएनए और आरएनए, मतलब न्यूक्लिक एसिड्स के लिए, और सीधा सीधा बोले तो प्रोटीन्स के लिए। आ रही है बात समझ में? और यही क्या है, हमारे मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ है, हर एक ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब अगला सवाल ये आता है कि ये जो पीडीबी है, प्रोटीन डेटा बैंक, हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ पे क्या है, हमारे 3D स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन क्या हमें इस चीज का पैसा देना पड़ेगा इनको यूज करने के लिए? तो नहीं। तो ये क्या है, पीडीबी जो है वो क्या है, फ्रीली एक्सेसिबल है। क्या है? फ्रीली एक्सेसिबल। फ्रीली एक्सेसिबल बोल सकते हैं, पब्लिकली अवेलेबल बोल सकते हैं, अवेलेबल एंड ओपन सोर्स। और क्या है? ओपन सोर्स, मतलब सभी के लिए खुला है ये प्लेटफॉर्म, कोई भी इसे आके यूज कर सकता है, ठीक है। फ्रीली एक्सेसिबल, पब्लिकली अवेलेबल एंड ओपन सोर्स फॉर ऑल ग्लोबल कम्युनिटी। तो अर्थ पे जितने भी लोग हैं, ह्यूमन बींग्स जितने भी हैं, स्टूडेंट्स हो चाहे रिसर्चर्स हो, साइंटिस्ट हो, ठीक है, और कोई बंदा हो जो प्रोटीन्स के बारे में जानकारी लेना चाहता हो, तो पीडीबी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से वो जानकारी ले सकता है स्ट्रक्चर्स के बारे में जनरली, ठीक है, और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है वर्ल्ड वाइड, और जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, और ओपन सोर्स है, मतलब कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है, कहीं से भी बैठ के। बस आपको क्या चाहिए, एक कंप्यूटर चाहिए और एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, दैट्स इट। अब आते हैं इसके विजन पे, ठीक है। तो भाइयों अब बात करते हैं पीडीबी के विजन के बारे में। मतलब विजन मतलब जब पीडीबी को बनाया होगा तो किसी विजन से बनाया होगा, ठीक है। तो इसका विजन क्या था? तो विजन ये था कि ये बेसिकली चाहता था, प्रोटीन डेटा बैंक जिस बंदे ने बनाया है उसका नाम भी मैं आपको बताऊंगा आगे, उसके बारे में भी अपन डिटेल विस्तार में पढ़ेंगे, हिस्ट्री उसकी किस तरीके से इनिशिएट हुआ था प्रोटीन डेटा बैंक, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जब प्रोटीन डेटा बैंक बनाया गया था तो ये सोच के बनाया गया था कि जो नॉलेज है ना स्ट्रक्चर्स की, 3D स्ट्रक्चर की जो नॉलेज है वो पब्लिकली अवेलेबल हो जाए लोगों को, जो कि जिसके द्वारा कि लोग आराम से इन 3D स्ट्रक्चर्स को यूज कर सकें और अपनी रिसर्च कर सकें फर्दर। इससे क्या होता है कि इस फील्ड के अंदर और डाइवर्सिफिकेशन होता रहता है, ठीक है, मतलब नॉलेज बढ़ती है लोगों की, और जो साइटेशंस होते हैं, पब्लिकेशंस होते हैं, वो भी बढ़ते हैं, एक रास्ता खुलता है, ठीक है। तो यही विजन था इसका, प्रोटीन डेटा बैंक का, ठीक है। तो मैं बताता हूं आपको लिख के, तो इनेबल ओपन एक्सेस टू द नॉलेज ऑफ 3D structures, 3D structures, functions and evolution of biological macromolecules, ठीक है। तो
तो बेसिकली विजन क्या था प्रोटीन डेटा बैंक को जब बनाया गया था, तो इस विजन से बनाया गया था कि जो स्ट्रक्चर की नॉलेज है 3D स्ट्रक्चर्स की, वो पब्लिकली ओपन एक्सेस रहे उस पे लोगों का, लोग उस इंफॉर्मेशन को पढ़ सकें और उसके बारे में और डेप्थ में स्टडी कर सकें। ठीक है, इस बेसिस पे पीडीबी को स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, अब ये समझते हैं कि आज तक पीडीबी जो भी है प्रोटीन डेटा बैंक आर्काइव में कितना डेटा है। ठीक है, तो पीडीबी आर्काइव की अगर हम बात करें आज तक टोटल, अगर बात करें जब पीडीबी की स्थापना हुई थी 1971 में, 1971 में, ठीक है, बीएनएल में, ब्रूक हेवन नेशनल लेबोरेटरी में बेसिकली इसको इस्टेब्लिश किया गया था पीडीबी को। उस पर भी मैं आप बताऊंगा जब आपको हिस्ट्री बताऊंगा। तो क्या हुआ था, जब से लेकर आज तक जितने भी स्ट्रक्चर स्टोर्ड हैं प्रोटीन डेटा बैंक एक डेटाबेस में, ठीक है, तो प्रोटीन डेटा बैंक क्या है, एक डेटाबेस है। ठीक है, और इस डेटाबेस में कितने स्ट्रक्चर स्टोर है, अगर उन स्ट्रक्चर को देखा जाए स्टोर करके तो कितना डेटा हो जाएगा, वो हो जाएगा करीबन करीबन मोर देन 1 टेराबाइट, 1 टेराबाइट। ठीक है, इतना डेटा स्टोर है पीडीबी आर्काइव में अभी तक। ठीक है, मोर देन 1 टेराबाइट ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जिसके अंदर हमारे क्या क्या है, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, अगर मैं इनका नंबर पे भी आएंगे अपन के टोटल कितने स्ट्रक्चर से, लाखों में है एक्चुअली। ठीक है, अब पीडीबी आर्काइव है ना, जो यहाँ पे हमें एक चीज ये समझनी है कि जो पीडीबी आर्काइव है ना, अब इसका 10% कितना हो जाएगा, 1 टेराबाइट का 10% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा करीब करीब 100 जीबी। इतना ही तो हो जाएगा, 100 जीबी गीगाबाइट्स, है ना। इसको कैपिटल कर देता हूं। तो हमें ये समझ के चलना है कि हर साल करीबन करीबन 100 जीबी क्या होता है, पीडीबी आर्काइव में इंक्रीज होता रहता है। क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है। आ रही है बात समझ में। तो पीडीबी आर्काइव में अभी तक टोटल कितना डेटा प्रेजेंट है, जो स्ट्रक्चर का है, वो करीबन 1 टेराबाइट से भी ज्यादा है, और हर साल इसका 10% जुड़ता रहता है इसी में, और नए स्ट्रक्चर्स ऐड होते रहते हैं। ठीक है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन ऐड होती रहती हैं। ठीक है, और देखें तो मोटे मोटे तौर पे एक दिन के अंदर, अगर दिन की बात करें हम, तो मोर देन 2 मिलियन, कितने, मोर देन 2 मिलियन structures are downloaded, are visualized or downloaded पर डे। ठीक है, एक दिन के अंदर करीबन करीबन 2 मिलियन लोग एक तरीके से कह सकते हैं इसको पीडीबी को यूज करते हैं, प्रोटीन डेटा बैंक को, डेटाबेस को। ठीक है, और इससे स्ट्रक्चर्स डाउनलोड करते हैं, विजुअलाइज करते हैं उन स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, तो एक तरीके से क्या है, वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है। ये क्या है, वर्ल्ड वाइड पॉपुलर, और ये 0% प्रॉफिट पे काम करता है। किस पे, 0% प्रॉफिट। जिस तरीके से गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं ना, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल क्या होते हैं, लोगों के लिए बनाए जाते हैं। इसी तरीके से प्रोटीन डेटा बैंक है जो ये इंटरनेशनल कंसोर्टियम है एक तरीके से, जो लोगों के लिए है, जिसमें इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कोई भी इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकता है, और वो इंफॉर्मेशन कौन सी है, 3D स्ट्रक्चर्स की। अब बात करते हैं इसकी फंडिंग की, कि फंडिंग कहाँ कहाँ से होती है प्रोटीन डेटा बैंक की। तो किस पे आता है, फंडिंग पे। तो फंडिंग का अगर मैं नाम लूं तो फंडिंग में बहुत सारी एजेंसी हैं जो कि फंड करती हैं।
कई लैब्स है, कई इंस्टीट्यूट है। तो सबसे पहला है जो नेशनल साइंस फाउंडेशन, नेशनल साइंस फाउंडेशन, ये सबसे पहली एजेंसी है, मतलब लिस्ट में सबसे पहली एजेंसी है जो कि फंड करती है प्रोटीन डेटा बैंक को। दूसरा कौन सा है? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। याद करो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने किसको सपोर्ट किया था? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को भी इसने सपोर्ट किया था, फंड किया था, ठीक है। और प्रोटीन डेटा बैंक को भी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने क्या कर रखा है? फंड करा है। तीसरा है नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, कैंसर इंस्टीट्यूट। ये जनरली मेजरली यूएस में है, सारे के सारे, ज्यादातर बता रहा हूँ यूएसए में, ठीक है। क्योंकि इस कंसोर्टियम को जब स्टार्ट किया गया था तो यूनाइटेड स्टेट से ही बेसिकली से बिगिन किया गया था प्रोटीन डेटा बैंक को, तो ये चीज आपको शायद पता ही होगी, बेसिक सी चीज है। और अगला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी। एंड इन्फेक्शियस डिजीज, तो इसका भी हाथ है प्रोटीन डेटा बैंक को फंड करने में। क्योंकि फंड की जरूरत क्यों पड़ती है? मान लो कोई भी डेटाबेस है, उसे मेंटेन करना है, उसमें जब लोग काम करेंगे तो उनको सैलरी भी देनी है, तो इसलिए फंड की हमें जरूरत पड़ती है किसी भी एजेंसी को चलाने के लिए। आ रही बात समझ में? और भी बहुत सारे, जैसे एनआईएच है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। एक और है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जनरल मेडिकल साइंसेस, NIGMS। इसका भी हाथ है पीडीबी को फंड करने में। और हाँ, जो NIH है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये फंड किसको करता है? NCBI को भी फंड करता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना, आगे जब हम कभी टॉक करेंगे NCBI के बारे में डिटेल में, कॉन्सेप्ट टॉक, तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगा। तो NCBI में भी, NCBI को भी ये सपोर्ट करता है NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ठीक है। अब ये बेसिकली कहाँ है? यूएस में। ये तो अभी करंट में सिचुएशन जो है, मतलब करंटली जो एजेंसीज फंड करती हैं प्रोटीन डेटा बैंक को, करंटली PDB इज फंडेड बाय, PDB इज फंडेड बाय, ठीक है। अर्लियर अगर पहले की बात करें तो किस किस ने सपोर्ट किया था PDB को? अर्लियर मतलब पहले की अगर बात करें तो कुछ NLM, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, ठीक है। ये था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड स्ट्रोक। और एक इंस्टीट्यूट था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल इमेजिंग एंड बायो इंजीनियरिंग। तो ये दो एजेंसीज भी थी, और ये वाली जो एजेंसी थी, इन्होंने पहले पीडीबी को सपोर्ट किया था, लेकिन अभी कुछ रीजन की वजह से क्या हुआ? फंडिंग रोक दी गई, ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कोलैबोरेशन के बारे में, कि पीडीबी को सहयोग कौन कौन देता है। कोलैबोरेशन का क्या मतलब होता है? सही मतलब होता है सहयोग। तो पीडीबी को मेंटेन करने के लिए किस किस एजेंसी का सहयोग है एक्चुअल में? तो सबसे पहली है WWPDB। इसका मतलब ये हुआ वर्ल्ड वाइड प्रोटीन डेटा बैंक, वर्ल्ड वाइड प्रोटीन डेटा बैंक। ये एक्चुअली
मेंटेन करके रखता है पीडीबी आर्काइव को। क्या करता है? मेंटेन करके रखता है, मेंटेन्स पीडीबी आर्काइव। मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि ये डेटाबेस को मेंटेन करता है। कौन? वर्ल्ड वाइड प्रोटीन डेटा बैंक। ईएम डेटा रिसोर्स भी एक तरीके का क्या करता है? कोलैबोरेट करता है, पीडीबी की हेल्प करता है, उसको मेंटेन करके रखता है। तो ईएम डेटा रिसोर्स बेसिकली एक ऐसा डेटा रिसोर्स है, मतलब इसको सही बोले तो किसके लिए रिसोर्स? 3D EM। 3D EM का मतलब अभी समझाता हूँ। तो ये है रिसोर्स फॉर 3D EM। 3D का मतलब यहाँ पे हो गया थ्री डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है। तो ईएम डेटा रिसोर्स जो है वो बेसिकली 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी डेटा प्रोवाइड करता है, और ये भी कोलैबोरेशन में है किसके? प्रोटीन डेटा बैंक के। इसी तरीके से है एक एनडीबी, जिसको बोला जाता है सही भाषा में न्यूक्लिक एसिड डेटाबेस। न्यूक्लिक एसिड डेटाबेस। न्यूक्लिक एसिड डेटाबेस है ना जो, ये बेसिकली क्या करता है? ये भी मेंटेन करके रखता है किसको? पीडीबी को, ठीक है। इसका भी हाथ है, ठीक है। अब इस डेटाबेस में क्या है? इसमें है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड न्यूक्लिक एसिड्स एंड कॉम्प्लेक्स असेंबलीज। तो मेजर तौर पे देखा जाए तो न्यूक्लिक एसिड्स मिल जाएंगे आपको इस डेटाबेस में, एनडीबी में। और एनडीबी हेल्प करता है, एक पार्ट है जो कि मेंटेन करके रखता है प्रोटीन डेटा बैंक को। तो पहली ये, दूसरी ये और तीसरी ये, तीनों क्या है? कोलैबोरेशन में काम करते हैं पीडीबी को मेंटेन करने के लिए। आई बात समझ में? और हाँ, एनडीबी है वो आरसीएसबी का क्या है? पार्टनर भी है। आरसीएसबी पार्टनर कौन है? एनडीबी, न्यूक्लिक एसिड डेटाबेस, ठीक है। आरसीएसबी एक ऐसी संस्था है, आरसीएसबी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे बाय द वे, जिसने ठेका ले रखा है एक तरीके से प्रोटीन डेटा बैंक को मेंटेन करने का, सही तरीके से मैनेज रखने का। एक तरीके से आरसीएसबी ने क्या है? ठेका ले रखा है प्रोटीन डेटा बैंक को मैनेज करके रखने के लिए। उसकी मतलब एक होता है ना, पूरा 100% किसी चीज का ठेका लेना। 100% ठेका लेने का मतलब क्या है? जैसे कि कोई पेरेंट है, उसकी पूरी जिम्मेदारी है कि अपने चाइल्ड को क्या करेगा? अच्छे से पालेगा, है ना। अगर मैं यही बात करूं, कोई हॉस्टल है या कोई स्कूल है, तो स्कूल की क्या जिम्मेदारी होगी? स्कूल की जिम्मेदारी होगी कि वो चाइल्ड को क्या करेगा? अच्छे से पढ़ाएगा लिखाएगा और थोड़े से मॉरल वैल्यूज देगा, बस। और क्या होगी? यही होगी। हॉस्टल का क्या है कि वो अच्छे से चाइल्ड को रखेगा, क्योंकि हॉस्टल का काम ये नहीं है कि मॉरल वैल्यूज सिखाए, उसे एजुकेशन दे, ठीक है। तो इस तरीके से तो वो डिपेंड करता है किसकी क्या ड्यूटी। तो आरसीएसबी एक ऐसी संस्था है जिसने 100% क्या कर रखा है? पीडीबी का ठेका ले रखा है कि उसको मेंटेन करना है, उसको मैनेज रखना है, उसके अंदर किस तरीके का डेटा जा रहा है, किस कौन कौन एजेंसी उसे चला रही है, फंडिंग वगैरह और भी काफी सारी चीजें, ठीक है। तो ये सब चीजें, तो एनडीबी क्या है? आरसीएसबी का पार्टनर। आरसीएसबी भी बताया ना, रिसर्च कोलैबोरेटरी फॉर स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स। और अगर बात करें डब्ल्यूडब्ल्यूपीडीबी के पार्टनर्स की, तो इसके भी कुछ पार्टनर्स है। कुछ पार्टनर जो मैं याद कर पा रहा हूँ वो ये है आरसीएसबी पीडीबी, जिसके ऊपर हम लेक्चर ये कर रहे हैं। दूसरा है पीडीबीई, तीसरा है पीडीबी जे, ठीक है। चौथा है कौन सा? बीएमआरडी, आरबी सॉरी,
BMRB। तो RCSB PDB तो आपको पता है। PDBE का मतलब क्या है? E का मतलब है यूरोप, और J का मतलब जापान। तो इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, प्रोटीन डेटा बैंक इन यूरोप, प्रोटीन डेटा बैंक इन जापान, ठीक है। और इस तरीके से BMRB की फुल फॉर्म क्या है? बायोलॉजिकल मैग्नेटिक रेजोनेंस डेटा बैंक, ठीक है। तो बायोलॉजिकल मैग्नेटिक रेजोनेंस डेटा बैंक। तो ये सारे किसके पार्टनर है? RCSB PDB, PDBE, PDBJ और BMRB। ये एक्चुअली WWPDB के क्या है? पार्टनर है। क्या है? पार्टनर है। इतनी बात समझ में आई?